गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मुद्रा अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का अर्थ, राजकोषीय नीति के उद्देश्य, राजकोषीय नीति के महत्व, राजकोषीय नीति के उपकरण या साधन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजकोषीय नीति की सीमाएं, मर्यादाएं, इस पर भी बात करेंगे। तो राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति, हर एक देश में आर्थिक समस्याएं हैं, उन आर्थिक समस्याओं को विभिन्न सरकार द्वारा आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए मौद्रिक नीति, एक मौद्रिक नीति का निर्माण करना पड़ता है। मौद्रिक नीति निर्माण करने की जो पर्यायता देखेंगे, उसमें पर्याप्त मात्रा में मौद्रिक नीति न होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था स्थिर और संतुलित नहीं हो सकती। इसलिए देश में आर्थिक स्थिरता, रोजगार की निर्मिति या बजट अंदाज पत्र की नीति निर्माण करने के लिए, देश का आर्थिक विकास और वृद्धि निर्माण करने के लिए राजकोषीय नीति का निर्माण करना बहुत आवश्यक होता है। तो राजकोषीय नीति अब इस तरह से अपनाई जाती है जो आर्थिक विकास और स्थायित्व, यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति प्रयोग में लाई जाती है। और कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न देश की सरकार की बढ़ती हुई जो भूमिका है, राजकोषीय नीति को बड़ा एक आवश्यक या महत्वपूर्ण समझते हैं। तो राजकोषीय नीति का अर्थ केन्स की जो क्रांति, केन्स अर्थशास्त्र की क्रांति हमारे देश में दूसरे महायुद्ध के बाद हुई। दुनिया के कई सारे देशों में मौद्रिक नीति के माध्यम से ही देश की सरकारें चलती थी और आर्थिक स्थिरता निर्माण करने का प्रयास सरकारें करती थी। लेकिन 1929 में जो महामंदी का दौर आया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हानि, वित्तीय हानि और जीवित हानि हमारे देश में, कई दुनिया के देश में, कई देशों में हुई, तो उससे वो युद्ध विराम होने के बाद जो विभिन्न राष्ट्र का नुकसान हुआ, वो नुकसान पर्याप्त मात्रा में नुकसान को भरपाई करने के लिए, नई अर्थव्यवस्था चलाने के लिए केन्स का अर्थशास्त्र बड़ा साबित हुआ। क्योंकि रोजगार, दूसरे महायुद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अर्थव्यवस्था, कई देशों की अर्थव्यवस्था, जर्मनी, यूरोपियन कंट्री की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कई दूसरे देशों पर उसका इफेक्ट हुआ। तो एक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए मौद्रिक नीति सफल नहीं ठहरती थी, वो फेल्योर ठहरती थी। और मौद्रिक नीति के माध्यम से ही देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकी। तो केन्स अर्थशास्त्री, जिन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार निर्मिति पर जो थीसिस लिखा, एम्प्लॉयमेंट पर बड़ा एक ग्रंथ लिखा और दुनिया के कई कंट्री में उनका अर्थशास्त्र लिखा हुआ ग्रंथ, ये कई लोग, कई देशों को एक सहायभूत हुआ। अमेरिकन अर्थव्यवस्था भी, इसका ग्रोथ और एक्सपांशन भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा और यूरोपियन कंट्री में भी केन्स का बड़ा बोलबाला रहा। तो इस स्थिति में कई प्रकार के दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने मौद्रिक नीति को समझाने के लिए उन्होंने अपने अपने विचार अपने अपने देश की सरकारों में दिए। जैसे कि हम यहाँ आर्थर स्मिथीज, कल्बर स्टोन, ओटो एक्सटीन, सैमुअलसन। तो सैमुअलसन सक्रिय अर्थशास्त्री हमें यहाँ दिखते हैं कि राजकोषीय नीति सैमुअलसन की थ्योरी से
बड़ी प्रचलित हुई। इसमें उन्होंने कर प्रणाली और सार्वजनिक व्यय किस आकार के होनी चाहिए हर एक देश में या उनके जो यूरोपियन कंट्री में किस प्रकार की कर प्रणाली और सार्वजनिक व्यय होनी चाहिए, व्यापार चक्रों में उच्चावचन कैसे कम किया जाए, या एक विकसित अर्थव्यवस्था निर्माण करने के लिए रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन इसको बचाकर कैसे रखा जाए। सैमुअलसन ने राजकोषीय नीति का आशय सार्वजनिक व्यय एवं कर नीति से लिया है, यानी उन्होंने सार्वजनिक व्यय और कर नीति से लिया है। तो ऐसी नीति जो अर्थव्यवस्था को सहायभूत ठहरती है या सहायभूत रहती है, जिससे पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थायित्व उस देश में प्राप्त हो सके। और आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय और आय इन प्रकारों को समायोजित करने के लिए समग्र मांग एवं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन संतुलित स्थापित करने के लिए क्रियात्मक वित्तीय व्यवस्था निर्माण करने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो लोक वित्त की आवश्यकता, एक लोक वित्त ऐसा वित्त कि लोक व्यय के माध्यम से कल्याणकारी मार्ग यानी जनता का कल्याण हो, ऐसा प्रभावी विचार इस सार्वजनिक व्ययों के माध्यम से विभिन्न करों का भार, समान वितरण अथवा करारोपण का भार, ऐसे 3 अंग सैमुअलसन की थ्योरी में दिए हुए हैं। न्यूनतम लोक व्यय, मिनिमम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तटस्थ कर संरचना, तटस्थ कर संरचना, उसको न्यूट्रल टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। न्यूट्रल टैक्स स्ट्रक्चर एक ऐसा करों का ढांचा पर प्रतिस्पर्धात्मक कीमत व्यवस्था को न्यूनतम उसको डिस्टॉर्शन कर सके, या सरकारी बजट में वार्षिक संतुलन निर्माण करने के लिए राजकोषीय नीति का निर्माण करना पड़ा। सरकारी बजट में वार्षिक संतुलन निर्माण करने के लिए अथवा तटस्थ करों की संरचना निर्माण करने के लिए अथवा सार्वजनिक व्यय आय को निर्माण करने के लिए देश में करों के माध्यम से या आय के माध्यम से सामाजिक आर्थिक कल्याण, जनता का सामाजिक आर्थिक कल्याण की वृद्धि हो, इसलिए राजकोषीय नीति निर्माण करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने जो कहा, जो भी अर्थव्यवस्था सुधारने का जो भी प्रयास किया है, तो अंतर्गत लोक वित्त व्यय कैसा होना चाहिए और राजकीय कार्य उसमें किस मात्रा में होना चाहिए, इसका मूल्यांकन और प्रत्यक्ष लाभ सरकार को प्रत्यक्ष रूप में लाभ कैसे प्राप्त हो और वित्तीय कार्यों का प्रभाव राष्ट्रीय आय और रोजगार के स्तर पर किस मात्रा में पड़ता है, उन्होंने उनकी थ्योरी में, सैमुअलसन की थ्योरी में दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि जब राजकोषीय नीति 1929-30 के बाद राजकोषीय नीति दुनिया के कई कंट्री में उसका महत्व पता होने लगा और उसकी आवश्यकता होने लगी। क्योंकि अभी अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था गतिशील करना है या आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास करना है, तो उसमें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये 3 प्रक्रियाओं द्वारा देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए मुद्रास्फीति किस मात्रा में नियंत्रित करनी चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। राजकोषीय नीति मुद्रा संकुचन अथवा आर्थिक मंदी दूर करने के लिए राजकोषीय नीति उपयुक्त नहीं है। राजकोषीय नीति
मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए, या मुद्रास्फीति जब निर्माण होती है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति में ही रोजगार निर्माण होता है, मंदी में रोजगार नहीं निर्माण होता। तो मुद्रास्फीति को समझने के लिए रोजगार निर्मित बड़ी मात्रा में निर्माण करना और सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय इसको प्रमाणित मात्रा में और निश्चित मात्रा में सरकार की आय बढ़ाने के स्रोत बड़ी मात्रा में ढूंढने की प्रक्रिया या उसको संशोधन करने की प्रक्रिया यह राजकोषीय नीति में होती है। तो दुनिया के कई देशों में कर निर्धारण नीति, सार्वजनिक व्यय नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, सार्वजनिक आय नीति, ऐसे कई प्रकार के माध्यम से सरकार आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन तीन घटकों का समन्वय निर्माण करने के लिए मुद्रा नीति को सुदृढ़ और प्रभावशील करने के लिए प्रयास करती है। तो ये जो आर्थिक मंदी से बचने के लिए राजकोषीय नीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें कार्यात्मक वित्तीय समर्थन किया जाता है और अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से आर्थिक मंदी को दूर करके मुद्रास्फीति निर्माण की जाती है और मुद्रास्फीति में रोजगार निर्मित पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो विकासशील देशों में अथवा अर्धविकसित राष्ट्रों में राजकोषीय नीति कैसी होती है? जैसे कि भारत एक अर्धविकसित देश है, उसको हम विकसनशील राष्ट्र कहते हैं, विकसनशील डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिस्कल पॉलिसी के कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राजकोषीय नीति के उद्देश्य कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आर्थिक विकास का स्तर बढ़ाने के लिए या आर्थिक स्तर को सामने रखकर राजकोषीय नीति का उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कि विकसित देशों में रोजगार यानी पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना यह उद्देश्य होता है। तो आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए भी जो राष्ट्र या उस राष्ट्र की सरकारें जो प्रयत्नशील रहती है, तो रोजगार का लक्ष्य निर्माण करना और आर्थिक स्थायित्व निर्माण करना, यह दो लक्ष्य मुख्यतः उसमें दिखाई देते हैं। विकसनशील देशों में राजकोषीय नीति पूंजी यानी राजकोषीय नीति का उद्देश्य यह भी होता है कि पूंजी निर्माण करना, पर्याप्त मात्रा में पूंजी पर बल देना, पूंजी निर्माण करने की प्रक्रियाओं पर बल देना और बचत एवं विनियोग की दरों में या बचत एवं विनियोग की दरों में बढ़ाना तथा देश के आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा, भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा, जैसे कि राजस्व क्षेत्र का अध्ययन करने वाले जो विद्वानों को उसमें उसकी पहल करना और भारतीय अर्थशास्त्र जब आगे बढ़ाने के लिए चलैया समिति, राजा जे चलैया समिति का निर्माण किया था, अर्थशास्त्री थे चलैया समिति, उन्होंने राजकोषीय नीति का उद्देश्य दो भागों में दिया है, पृथक दो भागों में दिया है। उन्होंने वो कहते हैं कि वर्तमान में राजकोषीय नीति एक प्रमुख वर्तमान राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य है आय और संपत्ति के वितरण में असमानता को दूर करना, जिससे सामाजिक न्याय प्राप्त हो। हमारे देश में आर्थिक विषमता बड़े पैमाने में है, आर्थिक विषमता भी है और धीरे धीरे सामाजिक विषमता से ही आर्थिक विषमता निर्माण हुई है। तो सामाजिक विषमता हजारों साल से हमारे देश में रह चुकी है। जब देश आजाद हुआ तो आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार असफल रही। आज भी सामाजिक विषमताएं बड़े पैमाने में है, इसलिए गरीबी, पॉवर्टी, पुअरनेस, करप्शन, हमारे देश में सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, ये भी एक
इस प्रकार की जो डिसीज है उस डिसीज को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति बड़ी उपयुक्त हो सकती है। तो किस तरह से असमानताओं को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति योग्य होती है और सामाजिक न्याय ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो और सामाजिक कल्याण निर्माण हो, यह उद्देश्य हमारे देश में राजकोषीय नीति का होना चाहिए। तो यह है कि राजकोषीय नीति में काफी विरोधाभास भी है। कई विद्वानों ने विरोध भी किया है। आर्थिक विकास का उद्देश्य अपनाने के लिए केवल आय और संपत्ति का वितरण ही असमानता विद्यमान आय और संपत्ति का वितरण जो है वो असमानता निर्माण करता है। ये तो हमारे देश में बड़ी मात्रा में दिखी, क्योंकि कैपिटलिज्म बढ़ रहा है हमारे देश में। स्टेट सोशलिज्म की थ्योरी जब भारत का संविधान जब अमल में आया तो स्टेट सोशलिज्म साथ साथ बढ़ते रहने की आवश्यकता थी। राज्य समाजवाद को हमारे देश में ज़्यादा महत्व देना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में कैपिटलिज्म की एंट्री 1991 से हुई और देश की वित्तीय बजट जो अंदाज पत्र की जो नीति है उसमें घाटों का बजट सबसे ज्यादा, फिर डेफिसिट फाइनेंस कहते हैं उसको, हिनार्थ प्रबंधन या घाटों का बजट दिखाई देता है। हर साल देश की भिन्न भिन्न सरकारों ने वर्ल्ड बैंक से, IMF से, कई एशियन बैंक से या कई फेडरल बैंक से या अन्य विकसित राष्ट्रों से धन लेकर ऋण बढ़ाया और ऋण लेने के बाद जब विदेशी ऋण हमारे देश में लाया जाता है तो विदेशी ऋणों का वितरण योग्य मार्ग से राजकोषीय नीति के माध्यम से अगर उसका वितरण अगर हुआ होता तो देश की आर्थिक सामाजिक विषमता इतनी नहीं बढ़ती। तो ये जो सामाजिक और आर्थिक वितरण प्रणाली में जो सामाजिक न्याय पर जो बल देना चाहिए था, जो कई सारी समस्या उसमें दिखती है, तो देश में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सरकार ने जो माना वो आर्थिक विकास करना, देश का आर्थिक विकास करना, यह पहला लक्ष्य रखा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट निर्माण करना। यह हमारे भारत देश का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। और राजकोषीय नीति का उद्देश्य भी यानी सभी कंट्री में, डेवलप कंट्री में अगर राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास करना ही होता है, लेकिन अमेरिका, जापान या डेवलप कंट्री में अगर राजकोषीय नीति का उद्देश्य वो राजकोषीय नीति का उद्देश्य वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ निर्माण करना होता है, हमारे यहाँ आर्थिक विकास करना होता है, वहां आर्थिक वृद्धि होती है। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में बड़ी असमानता है, बड़ा अंतर है। हम आर्थिक विकास को ही आर्थिक वृद्धि मानते हैं। हम आर्थिक, देश की सरकारें आर्थिक वृद्धि पर अगर चर्चा करती है तो रोजगार बढ़ाना पड़ता है। सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में चारों चौतरफा, देश की चौतरफा इंडस्ट्रियलाइजेशन निर्माण करने की आवश्यकता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी प्राइवेटाइजेशन नहीं, वो सार्वजनिक उपक्रम को सबसे ज्यादा बल देकर हमारे देश में आर्थिक वृद्धि तेजी से आ सकती है। लेकिन कैपिटलिज्म की प्रक्रियाओं में आर्थिक वृद्धि प्राइवेटाइजेशन से आती है, ऐसा कैपिटलिस्टिक कंट्री का या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिस्ट का कहना है। तो उसमें विरोधाभास है। तो आर्थिक विकास करने के लिए जो देश, जिस देश में पिछड़ापन है, हमारे देश में बैकवर्डनेस कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, पुअरनेस है, इकोनॉमिक पुअरनेस है या सोशल पुअरनेस है, तो ये लिटरेसी रेट ज्यादा बढ़ रहा है, इलिटरेसी रेट ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तो राजकोषीय नीति को सही मायने में अगर अपनाना है तो देश की आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना है तो करारोपण नीति को समझना पड़ेगा, टैक्सेशन पॉलिसी को कई कारगर और ऑपरेसिव टैक्सेशन सिस्टम नहीं। हमारे देश में जैसे कि गरीबों को ज्यादा कर पे करना पड़ता है। हमारे देश की कर नीति कई प्रकार की खामियां हैं, इसलिए जीएसटी लाया गया।
सोच समझ कर जीएसटी अगर लाया होता तो जीएसटी ने काफी देश की सरकार को या राज्य सरकार को आय नियमित रूप से प्राप्त हो सकती थी। लेकिन जीएसटी जल्दबाजी में जीएसटी को लागू करना और कर आरोपण नीति को अपनाना, जैसे कि जीएसटी के माध्यम से हर महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए की आय चाहिए। अगर देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की और अगर तेजी से जाना है तो हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने में सरकार को करों के माध्यम से आय प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन वो जब से जीएसटी लागू हुआ तब से हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपया छोड़ो 1 लाख करोड़ रुपया भी नहीं आया। 1 लाख करोड़ रुपया भी नहीं आया। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख करोड़ रुपया जो है ये मिलता है। तो हमारे देश में सरकार को, राज्य सरकारों को जो कर देना पड़ता है या केंद्र सरकार जो उत्पन्न देती है या जो पैसा देती है वो कम सरकारी खजाने में, केंद्र सरकार के पास ही वो उत्पन्न की मात्रा कम है तो राज्य सरकार को कैसे देगी। तो देश की राजकोषीय नीति यहाँ फेलियर दिखती है। सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण इसकी नीतियां अपनाने के लिए भी आर्थिक विकास करना जरूरी है। यानी आर्थिक विकास करने के लिए सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण की प्रक्रियाओं को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बचत और विनियोग को प्रोत्साहन देने की जरूरी है। यानी देश में जो 2% लोग कर भरते थे, कर टैक्स पे करते थे 2% लोग, अभी वो परसेंटेज बढ़ गया है। अभी 17%, 20% लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनमें से 20% लोग टैक्स पे करने के एप्लीकेशन करते हैं, टैक्स का फॉर्म भरते हैं, लेकिन नील आ जाता है। 2% लोग ही 3% लोग एक्चुअल टैक्स पे करते हैं। ऐसी सरकार की जो सांख्यिकीय आंकड़ेवारी सरकार की मिलती है। इसमें बचत को और विनियोग को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि निर्माण करने के बाद राजकोषीय नीति कारगर साबित होगी। यानी हमारे देश में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कितने आए 10 साल में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कितने साल आई है। हर साल नेचुरल कैलेमिटीज हो, बाढ़ आती है या कोई भूकंप आता है या नेचुरल कैलेमिटीज आती है और हमारे देश में अराजकता, सामाजिक अन्य अत्याचार होते हैं, सामाजिक विध्वंस होते हैं। देश की असमान विषमता यानी विषमता निर्माण होने के कारण या सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ने के कारण बेरोजगारी पर सरकार बड़ी मात्रा में बेरोजगारी का मार्ग ढूंढना चाहिए। बेरोजगारी पर उपाय ढूंढने के लिए सरकार ने अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से रोजगार को ढूंढ सकते हैं, लेकिन राजकोषीय नीति को चलाने के लिए सरकार के पास उपयुक्त साधन और उपयुक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। आर्थिक विकास करने के लिए यह राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि भी होना जरूरी है। भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में पूंजी निर्माण की दरें बढ़ानी चाहिए। पूंजी निर्माण की दरें बढ़ाने के लिए देश में प्रति व्यक्ति आय, जब प्रति व्यक्ति आय अगर कम होती होगी तो राष्ट्रीय उत्पादन कैसा बढ़ेगा, राष्ट्रीय उत्पन्न कैसा बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय कैसी बढ़ेगी। तो हमारे देश में पूंजी निर्माण करने के लिए सरकार के तरफ से केवल कर ऑपरेसिव टैक्सेशन सिस्टम को लागू करना और पैसा निकालना, तो पैसा थोड़े से जनता ने 100% में से 2% लोगों से एक्चुअल टैक्स अगर मिलता है तो वो कोई राष्ट्रीय उत्पन्न नहीं होता। तो देश की कर नीति में कई मात्रा में सुधार होना, कर संबंधी नीति की महत्वपूर्ण भूमिका इस राजकोषीय नीति में दिखनी चाहिए। और सबसे ज्यादा छूट आए दिन देखिए टैक्सेशन सिस्टम में कई मात्रा में छूट सरकार अगर देती है तो सरकार की आय कम होती है।
आर्थिक सहायता देने का या प्रोत्साहन व्यय देती है सरकार। आए दिन जैसे कोविड-19 में 20 लाख करोड़ रुपया प्रोत्साहन खर्च किया, प्रोत्साहन राशि सरकार ने दी लोगों को। उससे उनकी आवश्यकता, नीड्स एंड वांट्स कंप्लीट नहीं हुई, उसमें कई प्रकार की धोखाधड़ी हुई। 20 लाख करोड़ रुपए का वितरण राजकोषीय नीति के द्वारा अगर ठीक से बैंकिंग सिस्टम से अगर दिया गया होता और सिस्टम राजकोषीय नीति की सिस्टम अगर उसमें अगर कॉन्सेंट्रेट रहती तो देश की असमानता, देश में विषमता, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, बड़े पैमाने में गरीबी या बड़े पैमाने में हम देखते हैं कि हमारे देश में निर्धनता का देश देखने को मिलता है। तो ये जो विनियोग बढ़ाने के लिए, प्रयास करने के लिए सरकारी व्यय और उत्पादन और आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा गति देना, केवल देश में कृषि उत्पादन में ही गति देना आवश्यक नहीं है, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना जरूरी है। कोविड-19 में पूरा सेवा क्षेत्र पूरा ठप्प हो गया, एजुकेशन सिस्टम ठप्प हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हुई, ऐसी कई मात्रा, केवल कृषि उत्पादन क्षेत्रों से ही देश को उत्पन्न आया और कृषि मात्रा का जो कृषि उत्पादन के माध्यम से ही कोविड-19 में देश को एक सुरक्षितता मिली, ऐसा दिखता है। तो राजकोषीय नीति में 3 भाग यानी 3 चौथाई भाग तो बंद रहा, 25% केवल आय उत्पादन या सरकार को आय जो मिली केवल कृषि उत्पादन द्वारा ही मिली, इसलिए राजकोषीय नीति को काफी बड़ी पैमाने में ठेस पहुंची। राजकोषीय नीति की समस्या बड़ी मात्रा में निर्माण हुई। तो ये समस्याओं को दूर करने के पहले गरीबी का दुष्चक्र दूर करने के लिए बल देना आवश्यक है, जिसमें आर्थिक विकास, अगर गरीबी का दुष्ट चक्र अगर बढ़ता है तो आर्थिक विकास दिखेगा ही नहीं। आज देखिए देश का 10% इकोनॉमिक ग्रोथ 10% माइनस में जा रहा है। जैसे कि तिमाही का जीडीपी 23.9% नीचे गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ 10% माइनस में है, और 10% माइनस में है तो जीरो लेवल पर आने के लिए कितना उत्पादन निर्माण करना पड़ेगा। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, इस सिस्टम को अपनाने के लिए सरकार ने बैंकों का रिस्ट्रक्चरिंग किया, जो बैंक को संकुचित, बैंक का ढांचा और संकुचित किया, 4 बैंक रखने का प्रयास किया, और 4 बैंकों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था चलाने की प्रक्रिया सरकार अगर मानती है तो कितनी शाखाएं, हर एक बैंकों की लाखों शाखाएं गांव-गांव में पहुंचानी पड़ेगी। और ये राजकोषीय नीति को समझने के लिए आर्थिक विकास अगर करना है तो आर्थिक विकास को अगर समझना है तो पहले रोजगार निर्मिति या देश में नई रोजगार निर्मिति, इनोवेटिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन निर्माण करना पड़ेगा। और उस मात्रा में डिजिटल इंडिया या आयुष्मान भारत, ऐसे हजारों योजनाएं सरकार ने शुरू करनी होगी, तब आर्थिक विकास होगा। और आर्थिक विकास राजकोषीय नीति के माध्यम से अगर ये गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने के लिए आर्थिक विकास का प्रारंभ होना बहुत जरूरी है। और भारत जैसे देश के लिए आर्थिक विकास होना बहुत ही जरूरी है। हम आर्थिक इकोनॉमिक वृद्धि यानी आर्थिक वृद्धि तो छोड़ो, आर्थिक वृद्धि की चर्चा ही नहीं कर सकते हम। आर्थिक वृद्धि अमेरिका करती है, चाइना करती है, जापान करती है, हम उनके लेवल में कंपटीशन अभी नहीं करना है। कंपटीशन करना है तो आर्थिक देश की आर्थिक विकास के लिए डेवलपिंग कंट्री में लोगों को उद्योग, व्यवसाय, व्यापार यानी इंटरनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरी है। हम विदेशी पूंजी अगर लेंगे, विदेशी पूंजी लेते ही रहेंगे तो देश ऋणी हो जाएगा।
और सबसे ज्यादा ऋणी हो जाए तो ब्याज ही देना पड़ेगा, तो मुद्दल कब देंगे, तो राजकोषीय नीति असफल हो जाएगी। तो राजकोषीय नीति को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए आर्थिक विकास का दौर